बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन सबको बाधाओं को हम लोग पार आसानी से कर सके, और वहीं पे हम लोग का कॉन्फिडेंस, हौसला काम आता है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, इंटरनेट पर बैकअप के रूप में अपनी तस्वीरों और फाइलों को स्टोर करते समय आमतौर पर हमारे द्वारा इनमें से कौन सी सेवा का उपयोग किया जाता है? ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को मैं रिपीट कर भी रहा हूं क्योंकि बहुत बार आप लोग उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे हैं। जैसे कि एक महोदय थे, उन्होंने पूछा था कि सर बैकअप का मतलब क्या होता है या क्लाउड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। तो इंटरनेट पर बैकअप के रूप में अपनी तस्वीरों और फाइलों को स्टोर करते समय आमतौर पर हमारे द्वारा इनमें से कौन सी सेवा का उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, देखो, जब भी आप अपने मोबाइल पे बहुत सारे इमेजेस रखे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, मूवी रखी होती है, डेटा रखे होते हैं। अब उस डेटा को अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का अगर भर जाता है, तो आप कहीं ना कहीं तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप उसको सेफली रख सको। आपका डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो या तो आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लीजिए, वहां पे अपना या पेन ड्राइव खरीद लीजिए या सेकेंडरी मेमोरी एक्स्ट्रा ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लाउड सर्विसेज। ये क्लाउड सर्विसेज क्या होता है? जैसे आप गूगल ड्राइव का नाम सुने होंगे, तो गूगल ड्राइव में भी आप बहुत सारे, यानी कि अगर आप देखें तो 100 जीबी तक आसानी से, 10 जीबी तक आसानी से आप डेटा अपना रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई डेटा हो या इंपॉर्टेंट फाइल हो, पिक्चर हो या मूवी हो या कोई वीडियोज हो, इस तरीके की फाइलें आप क्लाउड सर्विसेज की मदद से स्टोर कर सकते हैं। वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है? वेब ऑफ थिंग्स, आजकल आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, या फिर आप सभी लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम सुना होगा। ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होती है, और कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं वेब ऑफ थिंग्स की मदद से। स्मार्ट कंप्यूटिंग, जो आजकल की जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं वो स्मार्ट कंप्यूटिंग ही कहलाती हैं। एडेप्टिव कंप्यूटिंग क्या होती है? जो स्मार्ट कंप्यूटर्स होते हैं वो एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं और स्मूथली तरीके से उस एप्लीकेशन को रन कराते हैं। इसको कहा जाता है क्लाउड सर्विसेज। नेक्स्ट है, जब भी कोई एक छोटा सा कोई चीज लिखी जाती है तो प्रोग्रामिंग के लिए पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? यानी कि अगर कोई प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लिखने से पहले वो एक पहला स्टेप करेगा, एल्गोरिथम लिखेगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप जो होगा वो कोडिंग होती है, और कोडिंग के दौरान छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए जाते हैं, और कोडिंग के बाद छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनने के बाद वो एक सॉफ्टवेयर का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? एक सॉफ्टवेयर का रूप ले लेते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। डैश एक एल्गोरिथम का दृश्य प्रतिनिधित्व होता है, उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? फ्लो चार्ट, रनिंग टूल, फ्लो टूल या प्रोसीजर। तो देखो यहां पे अगर हम लोग एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम जो एक फ्लो चार्ट होता है, जैसे यहां पे एक इस तरीके का मैं बना रहा हूं, स्टेप 1। ठीक, कुछ इस तरीके से डिसीजंस डायलॉग बॉक्स होते हैं। अगर यस कंडीशन हो गया या नो कंडीशन हो गया तो वहां पे आके लूप चल जाए। कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं जो कि प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में जाने जाते हैं। रनिंग टूल्स क्या होता है? कई बार आप अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए कुछ टूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कंपाइलर होता है तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर की भूमिका निभाता है। ठीक उसी तरीके से जो रनिंग टूल्स होते हैं वो रनिंग टूल्स एक सॉफ्टवेयर टूल्स की तरह होते हैं जो प्रोग्राम को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट हो जाएगा। प्रोसीजर्स क्या होता है? प्रोग्राम में प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर्स कॉल होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब चलो समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है। हम लोग आप लोग को शुरुआत में बताया था कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ रूल, इज ए सेट ऑफ कोड,
यानी कि छोटे छोटे कोड को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यानी कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर, राइट। अब ये प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ प्रोसेसर्स होते हैं, दो तरह की प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। तो एक तो स्ट्रक्चर्ड बेस होते हैं, जो कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड बेस कहते हैं, और स्ट्रक्चर्ड बेस को ही हम लोग प्रोसीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसीजर्स कहते हैं। और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस पर होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस पर प्रोग्रामिंग होती है। तो एल्गोरिथम, किसी भी प्रकार के एल्गोरिथम को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखने के लिए फ्लोचार्ट की मदद ली जाती है। एल्गोरिथम की फ्लोचार्ट में जो निर्णय यानी कि एक डिसीजन मेकिंग दिखाया जाता है, वो किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर स्टेप को दिखाता है, किसी भी प्रकार का स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल भी स्टेप को दिखाता है। डायमंड जो होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है। और ओवल के रूप में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो डायमंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डैश को एक गैर औपचारिक भाषा के रूप में जाना जाता है जो प्रोग्राम को एल्गोरिथम लिखने में मदद करता है। यानी कि अगर किसी भी प्रोग्रामर को एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग में भाषा में लिखा जाता है, तो जो क्या कहते हैं, जो एल्गोरिथम जो लिखी जाती है, जो गैर औपचारिक भाषा होती है, नॉन फॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीडो कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडो कोड कहते हैं। जैसे सीडो कोड का एग्जांपल स्टेप 1 हो गया, ठीक है, या फिर लूप हो गया, या हम लोग यस और नो कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, या एंड कर सकते हैं, राइट। तो किसी भी गैर औपचारिक भाषा को प्रोग्रामर्स के द्वारा रिप्रेजेंट जब किया जाता है, तो उसको सीडो कोड के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रूप में करते हैं? सीडो कोड के रूप में करते हैं। अब यहां पे एक न्यूमेरिक कोड होता है, मैंने आप लोगों को कई बार भी बताया है। तो जो न्यूमेरिक कोड होता है बच्चे, न्यूमेरिक कोड, वो न्यूमेरिक कोड एक तरह का आपका असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। किसमें? असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके के कोड का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उप्स कोड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड कोड का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट पर आधारित कोडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सीडो कोड हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एक वेरिएबल्स के मान का पता लगाने के लिए अपने कोड के माध्यम से मैन्युअल रूप से काम करने वाले प्रोग्रामर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्रामर है और वो अपने प्रोग्राम को रन कराना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम क्या होता है? इज ए सेट ऑफ कोड होता है, राइट। और उस प्रोग्राम को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? जो एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना या एक सॉफ्टवेयर को बनाना। जैसे हम और आप कोई भी एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन है, वो भी, उसकी भी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की गई होगी। तो देखो, जो भी प्रोग्राम रन कराया जाता है तो कई प्रकार के रन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें रन की बात करें, जब प्रोग्राम को रन कराने की बात करें, तो अगर प्रोग्रामर के द्वारा कोई मैन्युअली प्रोग्राम रन कराया जाता है तो उसको हम लोग ड्राई रन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई रन कहते हैं। कोल्ड रनिंग क्या होती है, या कूल रनिंग या हॉट रनिंग क्या होती है? कोल्ड रनिंग का मतलब यह हो गया कि अगर प्रोग्रामर के द्वारा पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कराया जाता है और कंपाइलर के माध्यम से उसको ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, तो इसको कंपाइल टाइम रनिंग कहते हैं। कंपाइल टाइम रनिंग भी कहते हैं, या कंपाइल टाइम रन प्रोग्राम कहते हैं, या कोल्ड रन कहते हैं। ड्राई रन क्या होता है? जब प्रोग्रामर के द्वारा कुछ मैन्युअली कोड को रन कराया जा रहा है। अब जरा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हम एक छोटा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सी लैंग्वेज में कोई एक प्रोग्राम लिखा, वाइड मेन, ठीक है, हैश इंक्लूड
STD आप लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बस आप लोग को बस एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो देखो यहां पे इंटीजर a है, INT b है। मान लो हमने दो वेरिएबल लिए a और b। अब इस प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या करना है कि a बराबर 5 कर दिया, b बराबर 6 कर दिया, ठीक है, और इंटीजर c ले लिया, एक और INT c ले लेते हैं, INT c बराबर a प्लस b कर दिया, राइट। तो अब ये इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट c इक्वल टू 11 आना चाहिए, है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है और उस प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स है, a और b क्या है, वेरिएबल्स है। अब यहां पे जो कह रहा है कि किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को ट्रेस करना, तो वेरिएबल की वैल्यू को ट्रेस किया जा रहा है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6। ये a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6 जब वेरिएबल मैन्युअली वर्क किया जाता है तो उसको हम लोग ड्राई रन कहते हैं। जब इसको रन कराया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई रन कहते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है नियमों, व्याकरण और समूह जो प्रोग्रामिंग भाषा में कथनों के निर्माण को नियंत्रित करता है, जैसे वर्तनी, शब्दों का क्रम, विराम चिन्ह इत्यादि। इसको हम लोग किस रूप में समझते हैं, जब भी आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आ जाए या प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने आप लोगों को यहां पे दिया प्रोग्राम, तो ये वाइड मेन, INT A, INT B, INT C, ये सब क्या है, ये सब सिंटैक्स है। क्या है, सिंटैक्स है। किसका रूप है, सिंटैक्स का रूप होते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम भाषा में नियंत्रित करना, वर्तनी, शब्दों का क्रम, विराम चिन्ह, नियम, व्याकरण, ये सब डिफाइन करना, सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर्स को डिफाइन करना, इसको हम लोग किस रूप में समझते हैं, सिंटैक्स के रूप में समझते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। अनुवादक जिसको कहा जाता है, अनुवादक। और ये अनुवादक क्या होते हैं बेटा, ये अनुवादक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं, राइट। बस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या होता है, कंपाइलर एक साथ प्रोग्राम को रन करता है और इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को रन करता है। नेक्स्ट है डैश इज ए नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शन। डैश सामाजिक संपर्क पर केंद्रित 3D आभासी दुनिया का नेटवर्क क्या कहलाता है, इसको हम लोग मेटावर्स के तौर पर जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्पाईवेयर इजरायली साइबर हथियार कंपनी NSO के द्वारा विकसित किया गया, जिसे iOS और एंड्रॉइड के अधिकांश संस्करण चलाने के लिए मोबाइल फोन पर गुप्त रूप से स्थापित किया जा सकता है। देखो अभी हाल फिलहाल में अगर करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो विपक्ष ने पेगासस का नाम लिया था। पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर था जो कि आपके और आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में घुस जाता है और स्पाई करना शुरू कर देता है। यह एक प्रकार का इजरायली साइबर आर्म्स कंपनी NSO ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था, जो iOS और एंड्रॉइड मोबाइल पे स्पाई जो होता है एक तरह की मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है। और ये मैलिशियस प्रोग्राम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। अब अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो स्पाईवेयर का काम होता ही होगा। तो स्पाईवेयर का काम क्या होता है, सिस्टम में घुसकर, मोबाइल में घुसकर सारी जानकारी को इकट्ठा करना। कांग्रेस सरकार ने पेगासस का सबसे ज्यादा विरोध किया था। उनका यह मानना था कि जो सरकार है, यानी कि हमारे देश की जो सरकार है, वो जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनकी फोन टैपिंग कराई जा रही है, स्पाईवेयर दिया जा रहा है और उनके कंप्यूटर, उनके मोबाइल में पेगासस नाम का स्पाईवेयर घुसने से सारी जानकारी चुराई जा रही है। इसका विरोध भी किया गया था। डैश एक उपकरण है जो एक लैपटॉप को कई बाहरी उपकरणों से जोड़ता है। एक ऐसा डिवाइस, मान लीजिए एक कंप्यूटर है या एक लैपटॉप है, अगर हम लोग इसको जोड़ना चाहें तो जाहिर सी बात है पोर्ट के जरिए जोड़ सकते हैं, लेकिन पोर्ट के जरिए जो जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉकिंग या डॉक कहते हैं।
ठीक है। अगर ये डॉक के जरिए दो कंप्यूटर या दो लैपटॉप या दो कोई बाहरी चाहे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, या कोई आपके बाहरी इक्विपमेंट हो गया, उनको जोड़ने के लिए डॉक का यूज किया जाता है। ब्लॉग क्या होता है? अक्सर आप सभी लोग देखते होंगे कि बहुत सारे प्रसिद्ध जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ब्लॉग बनाते हैं और अपना ब्लॉग पे अपना विचार व्यक्त करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन अपना खुद का ब्लॉग बनाते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये वेबसाइट के जरिए या वेब ब्लॉग के जरिए अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक प्रकार के जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक एएलयू होता है। जो भी आपके प्रोसीजरल यानी कि अर्थमेटिकली जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक हो जाएगा। डेटा जो एक सख्त रिकॉर्ड संरचना का पालन करता है और समझने में आसान होता है, उसे किस रूप में हम जानते हैं? डेटा विच फॉलोज ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इजी टू कंप्रीहेंड इज कॉल्ड। इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर्ड बेस पर डेटा स्टोर हो रहा है तो स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। ठीक है, डेटा जो एक स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड के रूप में डिफाइन किया जा रहा है उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा हम लोग कहते हैं। डैश the process of fetching data from the storage devices for its processing as per the user requirement is known as। उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रसंस्करण के लिए स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा लाने की प्रक्रिया के रूप में हम लोग किस रूप में जाने जाते हैं? देखो भाई, यहां पे एक तो सीधी सी बात है। मान लीजिए आप अपने पुराने जो कंप्यूटर पे डेटा डिलीट हो गया, ठीक है, डेटा डिलीट हो गया। तो अगर डेटा डिलीट हो जा रहा है या हार्ड डिस्क पे डेटा डिलीट हो जा रहा है तो उस डेटा को दोबारा लाया जा सकता है हार्ड डिस्क को रिकवर करके। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार जो प्रसंस्करण है, स्टोरेज डिवाइसेस है, उनको डाटा लाने की प्रक्रिया को हम लोग डेटा रिट्रीवल के रूप में कहते हैं। डेटा स्टोर का मतलब हो गया कि अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा स्टोर करना। डेटा सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अगर बिना बहुत ही अनमैनेज तरीके से, अनअरेंज्ड तरीके से कोई डेटा नहीं रखा हो तो उसको शॉर्टिंग तरीके से किया जाए। मान लो कोई डेटा नाम है और डेटा 4 5 6 7 1 2 कुछ इस तरीके से। तो अब यहां पे डेटा को अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 6 7 इस तरीके से आना चाहिए। तो किसी भी तरीके से अरेंजमेंट, डेटा का अरेंजमेंट को सॉर्टिंग कहते हैं, हम लोग डेटा सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, डैश सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पीस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बताने के लिए संवाद करने का काम करता है। यहां पे संवाद किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सबसे पहले जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण मैंने आपको कई बार बताए हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए आप अपने डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, राइट? कभी कभी आपके मोबाइल को भी आप अपडेट करते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट होने के साथ ही डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो भी अपडेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिवाइस ड्राइवर भी अपडेट होने शुरू हो जाते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह का क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कई बार इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे यूटिलिटी देते हैं, यूटिलिटी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डिवाइस ड्राइवर होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होते समय डिवाइस ड्राइवर अपने आप स्वतः ही इंस्टॉल हो जाता है। इसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में भी समझते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके अंदर आता है? इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल की जो बेस नंबर होता है वो क्या होता है?
बाइनरी का 2 होता है, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है क्योंकि 0 और 1। डेसिमल का बेस कितना होता है? डेसिमल का 10 होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ऑक्टल का कितना बेस होता है? ऑक्टल का बेस होता है 8। इसका 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। हेक्सा का कितना होता है बेस? हेक्सा डेसिमल का 16 होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ए बी सी डी ई एफ, तो काउंट करेंगे 10 11 12 13 14 15 16। तो हेक्साडेसिमल का बेस संख्या कितनी होती है? 16 होती है। नेक्स्ट है डैश मनुष्यों की प्राकृतिक बुद्धियों को मशीनों के अनुकरण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के उन्हें बुद्धिमानी से व्यवहार करने के लिए आजकल इसका नाम बहुत आ रहा है, एआई हम लोग कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, आप लेंस कार्ट का नाम सुने होंगे। जैसे मैं चश्मा पहनता हूं, तो मैं चश्मा पहनता हूं तो मैंने एक बार क्या किया कि चश्मा मेरे आकार का आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैंने लेंस कार्ट को डाउनलोड किया। उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर फीड है जो मेरे चेहरे के आकृति के अकॉर्डिंग चश्मा डिसाइड कर देता है, चश्मे का जो फ्रेम होता है वो डिसाइड कर देता है। तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है। कई बार आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं अपने जनरल एप्लीकेशन में, जिससे आपको किसी भी प्रकार के यूजर्स के लिए एक सहायता प्रदान होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब सिस्टम होता है, और ये सब सिस्टम किस रूप में जाना जाता है? इसको हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको मशीन लर्निंग कहा जाता है, और इसका एक सब सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर के मानव के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करके डेटा को सीखने की क्षमता कहलाती है। मशीन लर्निंग के रूप में हम लोग इसको समझते हैं। डैश एक 3D आयाम कंप्यूटर जनित स्थिति होती है जो वास्तविक दुनिया का अनुकरण करती है। एक चश्मे की तरह आजकल मैंने देखा था फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, वो आजकल वर्चुअल रियलिटी पर बहुत ज्यादा शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वो एक गेमिंग डेवलप कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी को देखते हुए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल रियलिटी मौजूदा भौतिक परिवेश पर कंप्यूटर जनित अवधारणात्मक जानकारी के सुपर इम्पोजिशन को किस रूप में हम लोग जानते हैं? सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज। तो इसको हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। ये क्या होता है जरा समझते हैं। देखो अभी तक हम लोग वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी तो समझ रहे होंगे। वर्चुअल रियलिटी एक तरह का ऐसा होता है कि हम लोग एक चश्मा पहन लेते हैं, वो 3D जैसे मूवी देखते हैं, तो वो लगता है कि हाँ सामने सामने चीजें चल रही होती हैं। ठीक। तो भौतिक परिवेश पर कंप्यूटर जनित अवधारणात्मक जानकारी सुपर इम्पोजिशन, यानी कि अगर किसी प्रकार की कंप्यूटर जनित कोई कैलकुलेशन हो गया हो या इंफॉर्मेशन लेना हो, सुपर इम्पोजिशन फिजिकल सराउंडिंग की तरह एकदम ऐसा लगेगा कि हम लोग उसी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, तो वर्चुअल रियलिटी तो होता ही है। लेकिन वो आभासी तौर पर जब हम लोग महसूस करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। रोबोटिक रियलिटी तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज को देखते हुए रोबोटिक रियलिटी आया। मेटावर्स एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि 3D टेक्नोलॉजीज होती है जो कि वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड होती है। डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया, ताकि उनमें मौजूदा जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके, उनको क्या कहा जाता है? देखो कभी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी सिस्टम के को स्पेशलाइज्ड तरीके से इंफॉर्मेशन निकालना या एग्जामिन करना किसी भी डेटा को डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ, राइट? तो कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे डेटा होंगे जो कि कर्नाटक के जो लोग बाहर रह रहे होंगे,
अमेरिका में रह रहे होंगे या कई किसी अन्य देश में रह रहे होंगे। तो अब वहां की जो इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशंस है, वो ये सोचते हैं कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जा सके, जिससे कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन के पास डेटा है तो उसका एनालिसिस करके कर्नाटक राज्य में जितने लोग अभी मौजूदा हैं, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पास एक एसएमएस भेजा जाता है कि आप अपने वोटिंग राइट्स का अच्छे से प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें और सही सरकार को चुने। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये डेटा एनालिसिस किया जाता है। अब अगर डेटा एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि अभी एक डेटा किसी पर्टिकुलर डेटा को पहुंचना चाहिए। मान लो अभी मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो मुझे पिज्जा ही दिखना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि मुझे टुंडे कबाब दिखने को मिल जाए या फिर छोला भटूरा देखने को मिल जाए, डोसा देखने को मिल जाए। तो ये डेटा एनालिसिस नहीं होता है। डेटा एनालिसिस किसी भी एप्लीकेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर प्रोसेस डेटा के सेट्स को प्रोसेस एग्जामिन करके कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग जानकारी उपलब्ध कराना डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरण के साथ कनेक्ट या डेटा आदान प्रदान करते हैं। इनको हम लोग किस रूप में कहते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे आप सभी लोग आप एलेक्सा का नाम सुने होंगे, राइट। एलेक्सा का नाम सुने होंगे। अमेजन का एक प्रोडक्ट है। उसमें क्या है कि एक छोटा सा स्पीकर होता है, उसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? रीड ओनली मेमोरी के अंदर एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप कुछ भी बोलते हो उस पे कि एलेक्सा प्ले सॉन्ग, तो वो सॉन्ग बजाना शुरू कर देता है। तो ये कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब किसी बाहरी उपकरणों को एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लिंक करा दिया जाए, इसको आईओटी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में समझते हैं। राउटर क्या होता है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कि सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब यह हो गया कि जब भी आप कोई मैसेज करते हैं, हाय हेलो करते हैं या कोई कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति से करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में हैं। आप कोई भी गलत अफवाह फैलाते हैं तो आप पकड़ में आ जाते हैं। किसके मदद से? इंटरनेट प्रोटोकॉल के मदद से। और आईपी को एड्रेस कॉन्फ़िगर करने वाला एक डिवाइसेस होता है जिसको हम लोग राउटर कहते हैं। ये राउटर क्या होता है? ये राउटर राउट करने का काम करता है, यानी कि आईपी एड्रेस को राउटिंग करने का काम करता है। उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ डाटा संचार किए जा सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एम्बेडेड किए जा सकते हैं, इनको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। गेटवे क्या होता है? गेटवे दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है? गेटवे नाम का डिवाइसेस करता है। इनमें से कौन सा ओपन फाइल फॉर्मेट के एकदम जस्ट अपोजिट है? ओपन फाइल फॉर्मेट का मतलब फ्रीली अवेलेबल हो जाना, ठीक है। कोई भी एक ऐसा फाइल, ओपन सोर्स भी कहते हैं, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो इजीली अवेलेबल हो जाए और फ्रीली अवेलेबल हो जाए, इसको हम लोग ओपन फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ओपन फाइल फॉर्मेट जस्ट अपोजिट होता है प्रोप्राइटरी फॉर्मेट के। प्रोप्राइटरी फॉर्मेट क्या होता है? ये आप सभी लोग अगर आप लाइसेंस से युक्त सॉफ्टवेयर खरीदते हैं यानी कि परचेज कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को जब आप परचेज करते हैं उनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में -n या /n का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी अगर मान लो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए, वाइड मेन, ठीक, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया INTA, ठीक है, यहां पे 10 दे दिया, INTB यहां पे 20 दे दिया, और इंटीजर एक C ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर C। अब यहां पे हमने क्या कराना है कि C = A + B कर देते हैं। इसका मतलब जोड़ेगा। अब हम लोग यहां पे प्रिंट एफ ये एक फंक्शन होता है। अब हमने यहां पे /n कर दिया। अब ये /n करने से क्या होगा?
हमारा जो सी का जो एड्रेस है, यानी कि सी की जो वैल्यू है वो एक नए लाइन में आएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू 20 + 10 यानी कि 30 आनी चाहिए। तो प्रिंट एफ कर दिया यहां पे न्यू लाइन करने के बाद, तो इसको हम लोग न्यू लाइन के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? न्यू लाइन कहते हैं। नल क्या होता है? किसी भी वैल्यू में अगर हम लोगों ने यहां पे सी इक्वल टू 0 कर दिया या नल कर दिया, तो एनी हाउ 0 भी एक वैल्यू है। 0 और नल में अंतर है। नल का मतलब वहां पे पर्टिकुलर उस वेरिएबल पे जो मेमोरी है वो फ्री है, किसी भी तरीके के एड्रेस फ्री है। ठीक है, वहां पे एड्रेस एलोकेट नहीं कर रहा है, इसको नल कहते हैं। और 0 भी दे दिए तो कहीं ना कहीं उस एड्रेस पर वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है WPA। क्या कहलाता है? WPA में ए का मतलब क्या होता है? तो W का सीधे हम लोग लिख देते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अक्सर आप सभी लोग के घर में वाईफाई लगा होगा और उसमें जब भी कोई व्यक्ति वाईफाई को अटैच कराने की कोशिश करता है तो उसके सामने क्या आ जाता है? पासवर्ड आ जाता है। ठीक, तो वो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस या वीपीए कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। नेक्स्ट है विंडोज प्लेटफॉर्म पर जब भी आप मदद मांगते हैं या विंडोज प्लेटफॉर्म पर हेल्प बटन ओपन करना चाहते हैं तो हेल्प बटन के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो आप F1 की का प्रयोग करते हैं। किसका? F1 की का। F2 में विंडोज में आप क्या करते हैं? फोल्डर को रीनेम करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? फोल्डर को रीनेम करने का प्रयास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डैश एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मानक विनिर्देशों के साथ एक प्रीबिल्ट सिस्टम बुनियादी सिस्टम होता है जिसको आप क्या कहते हैं? जैसे आप मान लीजिए कोई सेटिंग चेंज करती हैं, ठीक, चाहे मोबाइल में, चाहे आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आप कोई भी सेटिंग जब चेंज करते हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई वो गलत हो गया है, तो नीचे एक आता है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट जैसे ही करते हैं तो जो पहले जैसे पहले बना हुआ था एज इट इज वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन के रूप में आ जाता है। ठीक है, नए लॉन्च की गए विंडोज 11 के लिए न्यूनतम प्रोसेसर की गति आवश्यकता कितनी होती है? यहां पे कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11, चूंकि अब पहले 10 चलता था, इस वक्त 11 चल रहा है और काफी एडवांस वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां पे कहने का मतलब यह है कि विंडोज 11 को चलाने के लिए कितने प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है, कितनी स्पीड की आवश्यकता पड़ती है? तो 1 गीगाहर्ट्ज की आवश्यकता पड़ती है। 1 गीगाहर्ट्ज या 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर होगी। साथ ही साथ इसकी 2 GB रैम से ज्यादा रैंडम एक्सेस मेमोरी होनी चाहिए और प्रोसेसर की स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के दोहरे स्क्रीन उपकरणों पर उपयोग किए गए, घोषित किए गए लेकिन बाद में रद्द कर दिए गए थे? यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया था कि उसको चलाने के बाद की गई थी लेकिन बाद में उसको मना कर दिया गया था। तो 10X नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि पूरी टेस्टिंग हो गई थी लेकिन बाद में उसको रद्द कर दिया गया, उसको लॉन्च नहीं किया गया। फिर उसके बाद सीधे विंडोज 11 आ गया था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया? विंडोज 11। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप अपने मोबाइल को स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक उसी तरीके से विंडोज में भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। उस स्क्रीनशॉट को स्निपिंग टूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्निपिंग टूल। ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे से बना होता है जिसकी मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट का सदस्यता आधारित उत्पाद यानी कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 नाम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट 365 माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट कहलाता है। बाकी आप लोग जो है विंडोज ऑफिस जो भी यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2020, 2021, 2016, 2019 जो भी यूज कर रहे हो, वो उसमें क्या कहते हैं, आपको
फ्री वर्जन भी मिलता है, प्रोप्राइटरी वर्जन भी मिलता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरी वर्जन मिलेगा। डैश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक निःशुल्क संस्करण है जिसे आप वेब ब्राउजर के उपयोग में करते हैं। तो यहां पे ऑफिस फॉर द वेब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एप्लीकेशन में, चाहे आप एमएस वर्ड में जाए, एमएस एक्सेल में जाए, पावर पॉइंट में जाए, एमएस एक्सेस में जाए, वहां पे आप कोने में देखेंगे ऑफिस फॉर द वेब एक छोटा सा स्टेटस बार पे भी बना होता है। और आप क्या कहते हैं, ऑप्शन में जाके भी, इंसर्ट ऑप्शन में भी जाके ऑफिस फॉर द वेब यूज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में कहलाता है? ऑब्वियस सी बात है, ये कंपाइलर ट्रांसलेटर है, असेंबलर ट्रांसलेटर है, विंडोज 7 भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माउस जो है एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, इनमें से किस शब्द के रूप में जाना जाता है? ये एक ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये एक ब्राउजर कहलाते हैं। ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या बताएंगे आप? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी प्रकार की वेबसाइट को जब आप लिखते हैं ना, तो यूआरएल में ही लिखते हैं। डोमेन अगर हम लोग देखें तो google.com, मान लीजिए आपने google.com लिख दिया, तो ये .com क्या हो गया? .com आपका डोमेन हो गया। प्रोटोकॉल क्या हो गया? जैसे HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या हो गया? प्रोटोकॉल हो गया। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ नियम कानून, टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए, जिनको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। इनमें से किसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर की अनधिकृत नकल और वितरण को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो द अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। हैकिंग नहीं कहेंगे, कॉपीराइट नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग नहीं कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल क्रोम आपका क्या है? ब्राउजर है, राइट। मोजिला क्या है? ब्राउजर है। लिनक्स क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटेल क्या है? ये हार्डवेयर प्रोसेसर के रूप में और एक कंपनी का नाम भी है, कंपनी का नेम भी है, साथ ही साथ प्रोसेसर भी यूज किया जाता है। तो लाइनक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इनमें से कौन सा केबल हाई गति, उच्च गति से डेटा संचारित करता है? तो देखो भाई, कम्युनिकेशन मीडियम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक, कौन कौन से? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। एक तो हम लोग कहते हैं गाइडेड मीडिया, और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया। तो जो गाइडेड मीडिया है, अगर हम लोग गाइडेड मीडिया की बात करें, तो गाइडेड मीडिया में एक तो आपका आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो तारों के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, और तीसरा होता है ऑप्टिक फाइबर केबल। तीनों में सबसे धीमा जो होता है ट्विस्टेड होता है, और सबसे तीव्र गति का ऑप्टिक फाइबर होता है। ठीक है। अनगाइडेड मीडिया में कौन कौन सा होता है? माइक्रोवेव सैटेलाइट होता है, माइक्रोवेव सैटेलाइट। दूसरा रेडियो वेव, तीसरा इंफ्रारेड। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिक फाइबर केबल। नेक्स्ट है, एमआईसीआर में आर्क का मतलब क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइसेस होती है जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या कहलाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन .doc कहलाएगा या .docx कहलाएगा। ठीक है। ये कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट।
HTML या .html हो गया, PNG फाइल हो गई, PPT फाइल हो गई, ये सभी की सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में .docx कहलाएगा। दस्तावेज में चयनित पार्ट के लिए हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल जेड का प्रयोग अंडू के लिए किया जाता है, कंट्रोल पी का प्रयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है और कंट्रोल वाई का प्रयोग रीडू के लिए किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल के आप वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक के लिए कर सकते हैं। सहेजे गए दस्तावेज को परिभाषित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिफाइन ए सेव्ड डॉक्यूमेंट? इसको हम लोग फाइल के रूप में समझते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और सेशन समझ में आया होगा। ये 40 क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो है उन्हीं को रिपीटेड किया जा रहा है, जिससे कि आप दोबारा रिवाइज कर सकें। ठीक है, और अभी हम लोग एक्सटेंशन, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्रोग्रामिंग और एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक्सटेंशन के प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता की सुरक्षा करें और ध्यान दें और बड़ों का सम्मान लें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।